श्रोताओं नमस्कार। edu.inside में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के इतिहास के बारे में। पंजाब शब्द का सबसे पहला उल्लेख इब्न बतूता के लेखन में मिलता है, जिसने 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र की यात्रा की थी। इस शब्द का 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यापक उपयोग होने लगा था और इस शब्द का प्रयोग तारीख शेरशाह सूरी 1580 नामक किताब में किया गया था, जिसमें पंजाब के शेर खान द्वारा एक किले के निर्माण का उल्लेख किया गया है। पंजाब के संस्कृत समकक्षों का पहला उल्लेख ऋग्वेद में सप्त सिंधु के रूप में होता है। ये नाम फिर से आईने अकबरी भाग 1 में लिखा गया है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि पंजाब का क्षेत्र 2 प्रांतों में विभाजित है, लाहौर और मुल्तान। इसी तरह आईने अकबरी के दूसरे खंड में एक अध्याय का शीर्षक इसमें पंजाद शब्द भी शामिल है। मुगल राजा जहांगीर ने तुज़के जहांगीरी में भी पंजाब शब्द का उल्लेख किया है। पंजाब जो फारसी भाषा की उत्पत्ति है और भारत में तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता था। पंजाब का शाब्दिक अर्थ है पांच यानी पंच और आब मतलब पानी, अर्थात 5 नदियों की भूमि, जो इस क्षेत्र में बहने वाली 5 नदियों का संदर्भ देते हैं। अपनी उपजाऊ भूमि के कारण इसे ब्रिटिश भारत का भंडार गृह बनाया गया था। वर्तमान में 3 नदियां पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब में बहती हैं, जबकि शेष 2 नदियां हिमाचल प्रदेश और पंजाब से निकलती हैं और अंततः पाकिस्तान में चली जाती हैं। हालांकि पंजाब के संस्कृत समकक्ष का पहला उल्लेख महान महाकाव्य महाभारत में मिलता है, जहां इसे पंचनाद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। मुगल राजा जहांगीर ने तुज़के जहांगीरी में पंजाब शब्द का भी उल्लेख किया है, जो फारसी से लिया गया है और भारत के तुर्क विजेताओं द्वारा पेश किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 यानी पंच, जल और आब यानी पानी। 5 नदियां जो इससे होकर गुजरती हैं, इस वजह से इसे ब्रिटिश भारत का अन्न भंडार बनाया गया था, जो कि काफ़ी उपजाऊ था। ये एक विशिष्ट संस्कृति के साथ दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पंजाबी भाषा की उत्पत्ति भारतीय यूरोपीय भाषाओं के परिवार में हुई है, जिसमें फारसी और लैटिन शामिल है। जातीय और धार्मिक विविधता की भूमि, ये कई धार्मिक आंदोलनों का जन्म स्थान भी रह चुका है। कुछ प्रमुख लोगों में सिख धर्म और बौद्ध धर्म, इसके साथ ही इस्लाम के कई सूफी स्कूल भी शामिल हैं। और अगर हम बात करें आधुनिक पंजाब की, जिसे कि 1947 के बाद बनाया गया था, जब भारत के विभाजन ने पंजाब के पूर्व राज्य प्रांत को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया था। प्रांत का ज़्यादातर मुस्लिम पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बन गया। ज़्यादातर सिख पूर्वी हिस्सा भारत का पंजाब राज्य बन गया। विभाजन ने कई लोगों को विस्थापित किया और बहुत अधिक अंतर सांप्रदायिक हिंसा देखी गई, क्योंकि कई सिख और हिंदू पश्चिम में रहते थे और कई मुसलमान पूर्व में रहते थे। पटियाला सहित कई छोटी पंजाबी रियासतें भी भारतीय पंजाब का हिस्सा बन गईं। 1950 में 2 अलग अलग राज्य बनाए गए। पंजाब में पंजाब के पूर्व राज्य प्रांत शामिल थे, जबकि पटियाला, नाभा, जिंद, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट और कलसिया की रियासतों को एक नए राज्य पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी कि पेप्सू में मिला दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को कई रियासतों और कांगड़ा जिले से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। 1956 में पेप्सू को पंजाब राज्य में मिला दिया गया और हिमालय में पंजाब के कई उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश से जोड़ा गया। अधिकांश विद्वानों द्वारा ये माना जाता है कि पंजाब में मानव निवास का सबसे पहला निशान सिंधु और झेलम नदियों के बीच सोन घाटी से मिलता है। ये अवधि दूसरे हिमयुग के पहले इंटरग्लेशियल काल में वापस चली जाती है, जिससे कि पत्थर और चमकदार पत्थर के अवशेष मिले हैं। पंजाब और आसपास के क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों का स्थान रहे हैं, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इन क्षेत्रों में हजारों साल पुराने शहरों के खंडर पाए गए हैं, जिनमें कि सबसे उल्लेखनीय हड़प्पा, राखीगढ़ी और रोपड़ है। इन स्थलों के अलावा लगभग 100 मील के क्षेत्र में फैले पूरे क्षेत्र में सैकड़ों प्राचीन बस्तियां पाई गई हैं। इन प्राचीन कस्बों और शहरों में शहर की योजना, ईंट से बने घर, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम, साथ ही सार्वजनिक स्नान जैसी उन्नत सुविधाएं थी। सिंधु घाटी के लोगों ने भी एक लेखन प्रणाली विकसित की, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। और
वैदिक काल में अगर पंजाब के इतिहास की हम बात करें तो वैदिक युग के साहित्यिक साक्ष्य प्रारंभिक छोटे जनों या जनजातियों से कई जनपदों, जिन्हें की क्षेत्रीय सभ्यताएं माना जाता था, और गण संघ समाजों में संक्रमण का सुझाव देते हैं। उत्तरार्ध का शिथिल रूप से कुलीन वर्ग या गणराज्य होने के लिए इस तरह से माना गया है। इन राजनीतिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व ऋग्वेद से लेकर अष्टाध्यायी तक पाणिनि ने किया था। पुरातात्विक रूप से इन संस्थाओं की समय अवधि भारत गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा बेसिन में मौजूद चरणों में से मेल खाती है। ऋग्वैदिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना 10 राजाओं की लड़ाई थी, जो भरत वंश के त्रत्सु वंश के राजा सुद्रास के बीच परुष्णी नदी, जो कि वर्तमान रावी नदी से पहचान की गई है, के तट पर लड़ी गई थी। सुदास के खिलाफ खड़े 10 जनजातियों में 5 प्रमुख जनजातियां पुरुष, दृहस, गुदा, तुर्वस और यदु शामिल थी। सुदास को वैदिक ऋषि वशिष्ठ का समर्थन प्राप्त था, जबकि उनके पूर्व पुरोहित ऋषि विश्वामित्र 10 जनजातियों के संघ के पक्ष में थे। सुदास ने पहले समवर्णन को हराकर हस्तिनापुर से बाहर कर दिया था। सुदास की मृत्यु के बाद ही संवरण अपने राज्य में वापस आ सका। एक दूसरी लड़ाई, जिसे प्राचीन ग्रंथों में महाभारत कहा जाता है, पंजाब में कुरुक्षेत्र नामक युद्ध स्थल के मैदान में लड़ी गई थी। ये पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया एक महान युद्ध था। कुरु, जो राजा सवर्ण का पुत्र था, के वंशज दुर्योधन ने अपने पूर्वज सवर्ण को हराने का बदला लेने के लिए पांचाली राजकुमारी द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की थी। वैदिक ग्रंथों से कई जनपदों का उल्लेख किया गया था और प्राचीन यूनानी ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा इनकी पुष्टि भी की गई है। अधिकांश जनपद जो बड़े क्षेत्रीय प्रभाव या महाजनपदों का प्रयोग करते थे। आधुनिक अफगानिस्तान में गांधार के अपवाद के साथ भारत गंगा के मैदान में इनका उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के सभी जनपदों के बीच व्यापारिक मेल, विश्वविद्यालयों से छात्रों की आवाजाही और राजकुमारों के यात्रा कार्यक्रमों के विवरण के साथ बड़े स्तर पर संपर्क माना जाता है। पूर्व इस्लामिक पंजाब प्राचीन भारत और कई आश्रमों और विश्वविद्यालयों के लिए भी शिक्षा का केंद्र रहे थे। विश्वविद्यालयों में सबसे उल्लेखनीय यह है कि तक्षशिला में, जो 3 वेदों और ज्ञान की 18 शाखाओं के अध्ययन के लिए समर्पित था, अपने सुनहरे दिनों में इसने पूरे भारत के साथ साथ छात्रों को भी, बाहर के छात्रों को भी आकर्षित किया था। आसपास के देशों के लोग, यानी कि चाइना और जापान आदि से भी लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। प्राचीन वैदिक काल में पंजाब को सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता था। ये 7 नदियाँ वितस्ता और विटमासा यानी कि झेलम, असिकनी, चिनाब, पुरुषनी और इरावती रावी और विपासा यानी कि ब्यास, और सतुद्री यानी कि सतलुज नदी के नाम से जानी जाती हैं। और अगर हम बात करें सिकंदर के आक्रमण के समय की, तो अचमेनिद साम्राज्य को ख़त्म करने के बाद, जिसे कि अखमेनियन साम्राज्य भी कहा जाता है, उसको ख़त्म करने के बाद सिकंदर महान ने अपनी नज़रें भारत की ओर मोड़ ली थी। ये पहली बार था जब वो फारसी साम्राज्य की सीमा से आगे बढ़ा। सिकंदर ने अपने आगे से सिंधु के पश्चिम की ओर के देशों और देशी शासकों के पास दूत भेजे और अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। उसने खुद एक विंग का नेतृत्व किया और दूसरे की कमान हेपस्तियन ने संभाली। सिकंदर ने अपने सैनिकों को अपने साथ लिया और कई शहरों को तबाह कर दिया। मसाका में एक लड़ाई लड़ी जो एक नरसंहार में बदल गई थी, और एर्नोस रॉक पर लड़ाई का संचालन खुद किया। इस क्षेत्र में कहीं पर भी सिकंदर ने न्यासा नामक एक शहर का दौरा भी किया, जो कि एक देवता द्वारा स्थापित पौराणिक कथाओं में वर्णन जिसका मिलता है। सिंधु को पार करने के बाद सिकंदर का स्वागत तक्षशिला के मूल शासक द्वारा किया गया था, जिसे यूनानियों को तक्षशिला और अन्य सहयोगियों के रूप में जाना जाता था। ऑनेसिक्रिटस को उनके जीवन के तरीके के बारे में देशी तपस्वियों का साक्षात्कार करने के लिए भेजा गया था। फिर भी सिकंदर एक भारतीय दार्शनिक को लाने के लिए काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसे यूनानियों ने कालानोस कहा है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक से भी पूछा गया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिकंदर का पहला विरोधी राजा पोरस बना। पोरस और टेक्साइल लंबे समय से दुश्मन रहे थे। पोरस और सिकंदर ने हाइडेस्पेस पर एक लड़ाई लड़ी थी, जो सिकंदर के अभियान की आखिरी लड़ाई मानी जाती है।
दोनों सेनाएं जून में इकट्ठी हुई थी जब मानसून शुरू हो गया था और ये पहली बार था जब सिकंदर और उसके सैनिकों ने युद्ध में हाथियों का सामना किया था। पोरस का पौरव का राज्य उसे वापस दे दिया गया था, साथ ही कई अन्य क्षेत्र जो उसे स्वयं सिकंदर द्वारा उपहार में दिए गए थे। पोरस के साथ युद्ध ने मैसेडोनिया के लोगों के साहस को कुंद कर दिया था, क्योंकि इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था। माना जाता है कि उनके सैनिकों के निराश और गृहस्थ रवैये के बाद सिकंदर मालोइस के माध्यम से घर लौट आया था। अपनी वापसी पर सिकंदर ने कई विरोध करने वाले भारतीय जनों और जनपदों पर विजय प्राप्त की और जिन्होंने इनकार कर दिया उन्हें मार दिया गया था। कई ब्राह्मणों को सिकंदर द्वारा मार दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है, जिससे भारतीयों को बहुत धक्का लगा। फिर भी सिकंदर ने जिस भूमि पर उसने विजय प्राप्त की थी उसे बनाए रखने के लिए बहुत कम प्रयास किए। मौर्य काल के समय में पंजाब की अगर हम बात करें या पंजाब के इतिहास की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से 320 ईसा पूर्व के आसपास अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन स्पष्ट नहीं है। हालांकि कौटिल्य ने युवा चंद्रगुप्त को कला, विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित, युद्ध और प्रशासन में शिक्षित करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया था। इस बात के प्रमाण मिलते हैं। पंजाब और सिंध के छोटे जनपदों की मदद से उन्होंने उत्तर पश्चिम के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया था। फिर उन्होंने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए पाटलिपुत्र में नंद शासकों को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस से लड़ाई लड़ी। एक शांति संधि में सेल्यूकस ने सिंधु के पश्चिमी के सभी क्षेत्रों को सौंप दिया था। और अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के समय पंजाब की स्थिति की। गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति स्थानीय राजाओं से मानी जाती है, क्योंकि शिलालेखों में केवल चंद्रगुप्त के पिता और दादा का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त का शासन एक अस्थिर शासन था, लेकिन उनके बेटे समुद्रगुप्त के तहत साम्राज्य भारत पर वर्चस्व के समान था, जो मौर्य साम्राज्य ने जिसे कि पहले ही प्रयोग कर लिया था। समुद्रगुप्त की विजय के विभिन्न रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो दिखाते हैं कि लगभग पूरे उत्तर भारत और दक्षिणी भारत का एक हिस्सा गुप्त शासन के अधीन था। साम्राज्य का आयोजन प्रांतों, सीमांत सामंतों और जागीरदार राज्यों के अधीनस्थ राजाओं की तर्ज पर किया गया था, जिसने साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली थी। समुद्रगुप्त को कला और मानविकी के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। शिलालेख राजा को न केवल एक विद्वान व्यक्ति होने का प्रमाण देते हैं, बल्कि उसे विभिन्न प्रकार की कलाओं का विद्वान भी बताते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उनके पुत्र रामगुप्त ने ले लिया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार, जिनके समय में शक के रूप में जाने वाले सीथियन को एक खतरे के रूप में पहचाना जाने लगा था, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा हड़प कर नए सम्राट ने उस साम्राज्य की शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के लिए आगे बढ़कर उन्हें शिकारी चंद्रगुप्त नाम दिया गया था, जिसे शिकारी चंद्रगुप्त भी कहा जाता है। इस समय तक साम्राज्य ने अभी भी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था, लेकिन दक्षिण में अधिकार समाप्त होता दिख रहा था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य को उत्तराधिकार के विभिन्न युद्धों का सामना करना पड़ा था। अंतिम प्रमुख गुप्त राजा बुधगुप्त थे। उसके बाद साम्राज्य पूरे भारत में विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो गया। फिर भी 6वीं शताब्दी तक हुणों ने खुद को स्थापित कर लिया था और तोरमान और उनके पुत्र मिहिरकुल, जिन्हें एक शैव हिंदू बताया गया है, ने पंजाब, राजपूताना और कश्मीर के अनुमानित क्षेत्रों पर शासन किया था। चीनी तीर्थयात्रियों सहित कई खाते हुणों की क्रूरता का संदर्भ देते हैं। इस समय के दौरान कई गठबंधन हुए थे जिन्होंने हुणों की प्रगति को रोक दिया था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तरी भारत पर कई स्वतंत्र राज्यों का शासन था, जो अपने क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य की परंपराओं को आगे बढ़ाते थे। अपनी राजधानी कन्नौज से 647 तक हर्ष के दादा आदित्यवर्धन पूर्वी पंजाब में थानेश्वर के एक सामंती शासक रहे थे। उनके बेटे प्रभाकर वर्धन के तहत राजवंश एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा, जो लगातार हुणों और मालवा के आसपास के शासकों के साथ था। हर्ष उसका भतीजा था और पूरे देश को जीतना चाहता था। उसकी शक्ति के चरम पर उसका राज्य संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गया। चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष को पराजित किया गया था, जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की थी। प्राचीन भारत में ये सभी घटनाक्रम पंजाब के इतिहास में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इन सभी घटनाक्रमों की
साक्षी पंजाब की धरती रही है। तो दोस्तों, edu.inside में आज बस इतना ही। पंजाब के इतिहास के आगे के भाग में हम बात करेंगे पंजाब का मध्यकालीन इतिहास।